So welcome back, dear friends. Welcome back to our channel Conquer UPSC. So first of all, a very happy and warm new year to you. I hope this year brings lot of success to you and fulfill all your aspirations. मैं मतलब दिल से चाहता हूँ कि आप सब लोग जो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हो उन सबकी विशेष कंप्लीट हो और आप इस साल सारे के सारे यूपीएससी में सिलेक्ट हो, ठीक है। और प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिखने का जो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है वो आप सबको, ठीक है, बाय गॉड्स ब्लेसिंग यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। ओके, तो इससे पहले हम आज का सेशन शुरू करें, सबसे पहले तो मैं ये दिखा देना चाहता हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने कहा था सर इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो मैंने बोला था कि जैसे सेवन्थ की नाइट में मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सेवन्थ की नाइट का मतलब आज इंडियन इकोनॉमी की पीडीएफ ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द चैनल। आप देख सकते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद रिलेटेड टू प्रीलिम्स उसमें सर ने खुद ही अपनी बुक में हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है। उन्होंने बोल रखा है कि चैप्टर 1, 2 एंड 4 कवर्स द मेजर सिलेबस बट यू नीड टू रीड रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑल्सो। तो बल्क ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर्स 1, 2 एंड 4, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है इस बुक की कि सर ने खुद ही बाइफरकेशन करके बता रखा है कि बस इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने में हो जाता है, ठीक है। और मेंस के लिए अलग से वो पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके अलावा क्या है कि सर की एक और बुक आती है जिसमें 550 क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज के, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्यूशन भी हैं, अगर आप वो भी कर लेते हैं, हालांकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लेवल के, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस पे जाएं। इससे अच्छा है कि आप यूपीएससी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इकोनॉमी के वो कर लें। मैंने पहले भी कहा था एक दृष्टि आईएएस करके बुक आती है, ठीक है, उसमें 28 ईयर्स के पीवाईक्यू हैं, अगर आप उतना कर लेते हैं तो बहुत है, और वो यूपीएससी के ही क्वेश्चन है तो उतने में हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है या खरीद नहीं सकते तो बता दीजिएगा, इसका भी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये बात हो गई इकोनॉमी की। जैसा मैंने कहा था, मैंने इस साल मतलब इस साल 2024 में विवेक सिंह सर की इकोनॉमी बुक यूज़ की थी एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट इमेंसली, ठीक है, बेनिफिट हुआ था मुझे इससे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा आई एम ऑल्सो हैप्पी टू शेयर दैट आई हैव क्रिएटेड माई ओन टेलीग्राम चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो के क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और बोला था कि जो जो बच्चे P69 लिखेंगे, P मतलब प्रेजेंट और 69 क्वेश्चन था, ठीक है, तो उन सबको ये शेयर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने कहा था कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन था, कैन वाला, फिर भी वो कैसे सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आप देखो ये 2013 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, ये स्निपेट मैंने डाल दिया, ठीक है, टेलीग्राम पे, कि यहाँ पे देखो सेम स्टेटमेंट आया, वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, और उस साल ये स्टेटमेंट आर मतलब रिपीटेड। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत था, मुझे पता है 2013 से, तो अगर कोई सीरियस बच्चा 2021 में जा रहा है और उसने 10 ईयर्स अच्छे से लगाए तो उसको पता है ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत, उस बेसिस पे वो 2021 का क्वेश्चन बना लेगा। तो ये पावर होती है पीवाईक्यू अच्छे से करके जाने की, ठीक है, रादर देन गोइंग बिहाइंड रैंडम प्राइवेट कोचिंग मॉक्स, ठीक है। अब इसके अलावा हमें क्या करना है, देखो ये टेलीग्राम पे मैंने इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की विवेक सर की एक तो ये बुक है, ये अपलोड कर दी है, तो ये बुक है, ठीक है, जिसको मैंने भी रेफर किया था। इसके अलावा सर की जैसे मैंने बताया 550 एमसीक्यूज की है, ये भी बुकलेट है, इसमें क्वेश्चन के आंसर और सॉल्यूशन दोनों दे रखे हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल चला जाता है कुछ क्वेश्चन का, तो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही टफ हो जाता है। तो अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं करते हैं तो बिल्कुल डीमोरलाइज मत होइएगा, बहुत ही जीएस लेवल के सवाल पूछती है यूपीएससी, तो इसीलिए मैंने कहा पीवाईक्यू लगा लो तो ठीक है, बट फिर भी अगर आप अपने आप को टेस्ट करना ही चाहते हो तो सर की ये बुकलेट लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आए तो आप बताइएगा, देन आई, है ना, हेल्प करेंगे किसी तरीके से, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, फिर एनवायरनमेंट के लिए भी जो मैंने सोर्स रेफर किया था पीएमएफआईएस, तो वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, तो वहाँ से आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो ये सारा मटेरियल एक एक करके, ठीक है। अब हम सब कुछ सारा रिपोजिटरी वहीं पे यूज़ किया करेंगे। इसके अलावा मेरे तरफ से जो डिलीवरेबल्स हैं मैं ये भी बता दूं कि गोइंग फॉरवर्ड मैं क्या करूँगा कि आपके प्रीलिम से पहले पॉलिटी के कंसाइज नोट्स, ठीक है, जितना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट होगा वो भी डिलीवर करूँगा, ठीक है। 1 मंथ पहले तक हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। इसके अलावा इकोनॉमी के भी कंसाइज नोट्स मैं 1 मंथ पहले तक आपको डिलीवर कर दूंगा, और ये उन्हीं टॉप 550 बच्चों को होगा जो मैंने बार बार बोला भी है। टॉप 50 बच्चे जो इस चैनल पे होंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे और सीरियस मुझे लगेंगे, मैं खुद हैंड होल्डिंग करके लास्ट के 50 डेज जो होते हैं बहुत क्रूशल होते हैं, 25 को हमारा पेपर है, मान के चलिए 1 अप्रैल से 25 मई तक मैं खुद ही हैंड होल्डिंग करके, मतलब मेरा टारगेट ये है कि उन 50 में से कम से कम 40 बच्चों को मुझे इस बार प्रीलिम्स क्लियर कराना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आप सीरियस रहेंगे, आपकी जो विजिबिलिटी है वो रहेगी और अटेंडेंस रहेगी, जो मैं बोलता हूँ मुझे पता चल जाता है कि मैंने वीडियो में कुछ बोला, आपने P69 नहीं लिखा, या उसके बाद वाली वीडियो में जहाँ जहाँ मैंने बोला था वहाँ बच्चों ने कमेंट नहीं किया, तो फिर देखिए मैं भी नहीं करूँगा ऐसा। सब कुछ डिमांड बेस्ड होता है सप्लाई चेन में, ठीक है।
आप जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वैसी डिमांड जनरेट करोगे, जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करोगे, तो फिर मेरा भी मन करेगा ना आपके लिए कुछ करने का। आप वो फॉलो ही नहीं करोगे तो भाई वन साइडेड तो गाड़ी नहीं चलती ना। मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आपने इतना कर लिया तो मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि आपके पास मेंस की टिकट चल के आएगी, ठीक है। 50 बच्चों को ही गाइड किया जाएगा, लेकिन वो 50 के 50 सिलेक्ट होंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और सारे अच्छे ही बच्चे सिलेक्ट करेंगे, आप परेशान मत हो। आगे देखते हैं। अब देखिए, आज का पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 2022 का, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो लेट्स बिगिन। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया था, रैपिड फाइनेंसिंग स्टेटमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। अब देखो यहाँ पे जो कीवर्ड है, द कीवर्ड हियर इज रैपिड, ठीक है। बाकी तो हमें देख के पता चल रहा है कि ये क्रेडिट से मतलब है या फाइनेंस से, तो पैसे से रिलेटेड है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर, मनी से रिलेटेड। तो यूएनईपी का तो कोई काम ही नहीं, ये तो क्लाइमेट की है। और हमने इतना सारा, बिकॉज वी हैव सॉल्व सो मच एमसीक्यूज, हमें पता है आज तक यूपीएससी ने कभी भी करेक्ट आंसर के फॉर्म में एशियन डेवलपमेंट बैंक तो नहीं बनाया है। यूपीएससी ऑलवेज मेक्स करेक्ट आंसर एज या तो आईएमएफ या तो वर्ल्ड बैंक, या तीसरा क्या है, डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इन्हीं में से यूपीएससी गोस विद ईदर वन ऑफ दीज, और डब्ल्यूटीओ, राइट। तो वी नो दैट आंसर विल बी ईदर बी और डी। अब यहाँ पे देखो कीवर्ड क्या है, रैपिड। रैपिड मतलब हमें जल्दी से पैसा चाहिए, वी वांट क्विक मनी। अब व्हाट वर्ल्ड बैंक डज, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, डेवलपमेंट लोन्स बांटता है। वर्ल्ड बैंक गिव्स अवे डेवलपमेंट लोन्स फॉर 5 years 10 years प्रोजेक्ट लाइक डैम, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज, राइट। और व्हाट आईएमएफ डज, बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को देता है ना, 5 बिलियन चाहिए तुरंत, चाहिए 1 साल के लिए चाहिए, चाइना को चाहिए तुरंत, चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, बीओपी क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो ये तुरंत तुरंत वाला पैसा कौन रिलेट करता है, आईएमएफ। तो इतना भी करंट अफेयर्स में अगर हमें पता है तो बस हम कॉमन सेंस से क्या मार देंगे, आईएमएफ, और क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अब देखो ये क्लासिक केस है, यहाँ पे मेरे बताए सारे रूल्स लगेंगे। सबसे पहले विद रेफरेंस टू लग गया है और 3 स्टेटमेंट, तो विद रेफरेंस टू और 3 स्टेटमेंट है तो तीनों कभी सही नहीं होंगे, ये हमने पढ़ रखा है, ये रूल है, ठीक है। अब ये हमने एल्गोरिदम से सीख रखा है कि विद रेफरेंस टू तीनों नहीं होंगे, एक बात। दूसरा एल्गोरिदम क्या सीखा है कि यहाँ पे देखो जो 3 स्टेटमेंट हैं, 3 इवन स्टेटमेंट है, तो जो 75% है वो इवन स्टेटमेंट है, और जो 25% है वो ऑड स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ऑड तो सही नहीं हो सकता, क्यों, 75 तो इवन ही है। तो डी तो होना ही नहीं सही किसी भी तरीके से, क्योंकि ये तीनों सही नहीं हो सकते, ये हमें पता है, ठीक है, बाय कन्वेंशन, कि ये तीनों तो सही नहीं होंगे। ये तीनों सही होंगे और ये डी वाला सही नहीं होगा, डी कैन नॉट बी आंसर। दिस मच वी नो फ्रॉम एल्गोरिदम, व्हाट एल्स डू वी नो। और इसके अलावा क्या पता है, अब देखो ये भी सीखा था कि जब भी सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स होंगे, एन इंक्रीज इन एन ई आर इंडिकेट्स, ठीक, इंक्रीज इन आर ई आर इंडिकेट सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट है। तो हमने क्या पढ़ा था कि सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट जब होंगे तो दोनों एक साथ सही नहीं होंगे, दोनों एक साथ गलत नहीं होंगे, यानी 1 and 2 कैन नॉट गो टूगेदर। दिस मच ऑल्सो वी हैव लर्न। सो बाय एल्गोरिदम हम इतना कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू बाय लर्निंग एल्गोरिदम, 1 and 2 and 1 2 and 3 can be eliminated. Now everything boils down to 1 and 2 because 3 has to be true. अब हमें we don't have to ascertain whether it is true or false in exam condition, ठीक है। अब थोड़ा भी स्टैटिक पता है, जैसा कि मैंने कहा पॉलिटी और इकोनॉमी अच्छे से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पॉलिटी इकोनॉमी 2 सब्जेक्ट्स यू हैव टू डू रिलीजियसली। बाकी सबका इफ यू हैव रफ आइडिया ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा एल्गोरिदम पढ़ के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी है। साइंस एंड टेक तो पूरा ही करंट अफेयर्स बेस्ड है, एनवायरनमेंट भी, ठीक है। अभी तो देखो ये हमें पता है भाई स्टैटिक से कि अगर इंक्रीज इन एन ई आर होता है तो वो इंडिकेट करता है अप्रिसिएशन ऑफ रुपी, ये तो पता है। अब नहीं भी पता है तो 50-50 करके बनाया जा सकता है, बट जैसा कि मैंने कहा पॉलिटी और इकोनॉमी अच्छे से करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगेन रूल्स विल वर्क विद रेफरेंस 3 स्टेटमेंट, तो ऑल 3 कैन नॉट बी ट्रू, दिस मच वी नो, इतना तो हमें पता ही है। इसके अलावा 3 स्टेटमेंट इवन ऑप्शन वाले हैं, ठीक है। तो 75% इवन है, 25% और, तो भी पता है हमें डी नहीं हो सकता, तो ये भी काट दो। आगे देखो एल्गोरिदम, if inflation is too high, RBI is likely to buy. If rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell. दिख रहा है, are you able to see? RBI is likely to do something, RBI is likely to do something, similar sounding statement। 1 and 2 टूगेदर कैनॉट गो, 1 and 2 एक साथ सही नहीं हो सकते। अब आंसर या तो बी या तो सी, तो ये पता चल गया 3 तो सही ही है। दे सी, हम इस क्वेश्चन को स्टैटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैटिक से नहीं एल्गोरिदम से बनाना, वो भी कभी ना कभी कर लेंगे, लेकिन अभी हमको इसको एल्गोरिदम से करना है। तो देखो पहला क्या है, इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो क्या होगा। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, महंगाई है, उस केस में अगर आरबीआई क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगा। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा लोगों से, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो और डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो महंगाई और बढ़ेगी ना।
महंगाई तो कम ही करनी, ये तो कह रहा है महंगाई ज़्यादा है। ये हरकत से क्या होगी, बाय डूइंग दिस इन्फ्लेशन विल गो मोर अप। ठीक है, तो ये तो हमें नहीं करना चाहिए, वी शुड अवॉइड दिस, बस आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्या है, विद रेफरेंस टू G20 फ्रेमवर्क। ठीक है, अब ये विद रेफरेंस टू वाली जो देखो ट्रिक होती है, ये भी लेट मी क्लियर दिस द ईयर, ये दिस विद रेफरेंस टू ट्रिक डज नॉट वर्क ब्यूटीफुली और 100% इन टू स्टेटमेंट, बट इट वर्क्स ब्यूटीफुली इन थ्री स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एनीवे हमें ये तो पता है कि कभी भी किसी भी पेपर में ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑलवेज रॉन्ग। अब भले ही यहाँ पे भी G20, ऑल्दो हेयर ऑल्सो G20, हेयर ऑल्सो G20, बट देर इज पेरिस क्लब ऑल्सो। ठीक है, हमको कंफ्यूजन में रहना ही नहीं, भले यहाँ पे दोनों ही सेम ऑर्गेनाइजेशन होंगी तो भी एग्जाम कंडीशन में हमें प्रीलिम्स में ऑर्गेनाइजेशन को गलत मानना है, और उसके अलावा जो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव बताए जैसे कि इनिशिएटिव या जो भी, वो हमेशा सही होता है। ये तो हमने देखा है, 2021 में भी देखा था, एक यूनिसेफ का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आया था, वहाँ भी ये चीज़ हमने देखी थी। ठीक है, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेज। अब देखो, वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एल्गोरिदम। ओके, देखो इधर पे एडवांटेज पूछा है। अब बहुत से बच्चे यही मिस कर देते हैं कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, भाई पता है तो स्टैटिक से बन ही जाएगा। हमारा कोशिश क्या है कि इसको एल्गोरिदम से बनाना। पहली चीज, विद रेफरेंस टू दिया है, तीन स्टेटमेंट दिए हैं, तो तीनों तो सही नहीं होंगे, ये एल्गोरिदम से पता है। विद रेफरेंस टू में तीनों नहीं होते। एक और बात, इवन ऑप्शन कितने हैं, 75%, ऑड ऑप्शन कितना है, 25%, तो भी ऑड ऑप्शन नहीं होगा। तो सारे एल्गोरिदम से ये पता चल गया ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब एल्गोरिदम क्या कहता है, गवर्नमेंट कैन, तो कैन तो हमेशा सही होता है, एल्गोरिदम गवर्नमेंट कैन तो सही हो गया। सेकंड देखो, अब जो मेन चीज है एल्गोरिदम, जो अभी आप तक नहीं देख रहे हो, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो एडवांटेज है। यहाँ पे कीवर्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है ही नहीं, कीवर्ड एडवांटेज है। एडवांटेज मतलब कुछ फायदा होना। तीनों स्टेटमेंट में, इन आउट ऑफ द थ्री स्टेटमेंट्स, वन ऑफ द स्टेटमेंट विल बी मेड बाय द यूपीएससी विच विल इंडिकेट द एडवांटेज। ये सीखना है आपको, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जहाँ एडवांटेज दिख रहा होगा, एक्सप्लिसिटली दिखेगा। देखो अब आईआईबीज क्या करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी, दिख रहा है। अगर एडवांटेज है तो एडवांटेज तीनों स्टेटमेंट, आउट ऑफ ऑल थ्री स्टेटमेंट वेयर एडवांटेज इज बीइंग शोन, यहाँ पे एडवांटेज और प्रोटेक्शन क्या है, कोरोलरी, साथ जा रहे हैं। अगर एडवांटेज है तो कैसे दिख रहा है, कुछ प्रोटेक्शन के माध्यम से ही तो दिख रहा है, तभी तो एडवांटेज हो गया क्वेश्चन। क्या था इसमें, कॉमन सेंस से बन गया बस। ठीक है, तो इसका मतलब यही गलत होगा। अब इसको लॉजिक से भी बनाने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स आर नॉट टैक्सेबल। भाई कैपिटल गेन्स तो टिल डेट, आज के दिन में भी कैपिटल गेन्स पे तो टैक्स लग ही रहा है ना, कुछ 12.5% सरकार ने किया है, तो उस पर हो हल्ला मचा था इस बार के भी बजट में, तो ये तो आज भी गलत है। ठीक है, तो ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता वैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ भाई, विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स firms operating in India, which of the following is are correct? Now, this is one question where algorithm will fail, rule will fail, but if you apply logic or common sense, then this question can be made. But first, let's talk about second statement, दूसरे स्टेटमेंट के बारे में पहले बात करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है, द डिग्री टू विच दे कैन, एक तो कैन है, सेलर्स, दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। अब लिमिटेड वर्ड कैसा है, इस क्वेश्चन का सोल क्या है कि किस हद तक बिग, डिग्री टू विच, ये जो क्या होते हैं फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट और ये अमेजोन, किस हद तक ये ओनरशिप ले सकते हैं सेलर्स में। मान लो ये रेडमी है, शाओमी है, तो इसमें मान लो अगर ये कुछ परसेंटेज स्टेक लें तो किस हद तक ले सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म में, वो लिमिटेड है। अब लिमिटेड वर्ड क्या होता है भाई, लिमिटेड वर्ड कहीं 5% तो नहीं होता है। लिमिटेड वर्ड 5%, 10%, 50%, 100% क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो लिमिटेड वर्ड क्या हो गया, जो यूपीएससी की भाषा में मैं समझाता हूँ बार बार, यूपीएससी की लिंगो क्या है, जेनेरिक। अगर मैं यूपीएससी की भाषा में बात करूँ तो ये लिमिटेड वर्ड का मतलब क्या हुआ, जेनेरिक। और ये तो अच्छी बात दिखा रहा है ना कि जो फॉरेन ओन ई कॉमर्स हैं, अगर यही बहुत ज़्यादा स्टेक ले लेंगी शॉमी ओमी में, तो ये तो शॉमी को ही प्रमोट करेंगी, तो ये तो एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर इनकी जो ओनरशिप है वो लिमिटेड होगी तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है कस्टमर के लिए, कस्टमर फ्रेंडली। ऊपर वाला पढ़ो, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म दैट्स मार्केट प्लेसेस। अगर ये वॉलमार्ट वाले, फ्लिपकार्ट वाले या अमेजोन वाले अपने ही सामान को बेचने लगेंगे अपने प्लेटफॉर्म में, तो जाहिर सी बात है ये तो एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस करेंगे।
बाकी का सामान अगर 1000 रुपीज़ का है किसी और का, तो ये अपना सामान 950 में बेचेंगे ना जानबूझ के, क्योंकि इनको तो प्राइसेस पता है, तो मार्केट मैनिपुलेशन करेंगे, एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस। तो इन्हीं का सामान बिकेगा तो बाकी का कंपटीशन किल कर देंगे, जियो की तरह कर देंगे, तो बस फिर इनकी मोनोपोली हो जाएगी। तो भाई ऐसी चीज़ें सरकार क्यों ही अलाउ करेगी? बट क्योंकि यहाँ पे कैन है तो हमें लगेगा कैन तो हमेशा सही होता है, तो ठीक है, दिस इज वन ऑफ दोज इंस्टेंस जहाँ पे कैन वाला फेल हो गया है, एंड हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट अगेन, अगर ये इकोनॉमी है तो इकोनॉमी अगर हम अच्छे से स्टैटिक करेंगे तो हम इसको गलत भी कर सकते हैं, और ऐसे स्टेटमेंट को हमें सीखना ही होगा। देर इज नो अल्टरनेटिव। टीना, टीना मतलब टीना, देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। वी हैव टू लर्न दिस एल्गोरिदम कि इस टाइप के जेनेरिक स्टेटमेंट सही ही होंगे। अब ये रट के नहीं जाया जा सकता है ना, ये समझ के नहीं जाया जा सकता, एग्जाम कंडीशन में बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये चीज़ अडेप्ट ही करनी पड़ेगी, सीखनी ही पड़ेगी कि ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी सही ही बनाएगा, गलत नहीं हो सकता। द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग इज लिमिटेड। ठीक है, आगे बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट देखेंगे आज हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर? रियल सेक्टर मतलब कुछ ऐसी चीज बनाओ जो टेंजिबल हो, ठीक है, कुछ टेंजिबल प्रोडक्शन करेंगे हम, ये मतलब होता है रियल सेक्टर का। ठीक है, अब देखो, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, तो ठीक है, फार्मर्स कुछ नया बना रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं क्रॉप्स को। ठीक है, नेक्स्ट, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फैब्रिक्स, तो ये भी कुछ नया बन रहा है जिसको हम छू भी सकते हैं। ठीक, कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, तो इसमें कुछ नया क्या बना? बैंक के पास पैसा था, वो ट्रेडिंग कंपनी के पास चला गया, तो इसमें पैसा ही तो एक हाथ से दूसरे हाथ में गया, नया क्या बना? अब भले ही ट्रेडिंग कंपनी कुछ बेचे, उससे मतलब नहीं, वो चीज़ शो नहीं हो रही ना, एक्सप्लिसिटली इट इज नॉट बीइंग शोन, nothing new is being created. That's the whole point of real sector. Corporate body issuing rupee dominated bond, even if it is issuing rupee dominate denominated bond, nothing new is being created. That is the whole point, nothing new is being created. So answer will be A. ठीक है, कुछ नया नहीं बन रहा है, रियल सेक्टर मतलब कुछ नया बने, टेंजिबल। नेक्स्ट, अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे रूल्स विल वर्क ब्यूटीफुली, विदाउट रूल्स, विदाउट लर्निंग एल्गोरिदम यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। इनडायरेक्ट ट्रांसफर, अब ये एपिस्टेमोलॉजी वाले क्वेश्चन है, एपिस्टेमोलॉजी मतलब वर्ड एसोसिएशन करना है। अब हमको आंसर में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट और ट्रांसफर दोनों वर्ड मिल जाने चाहिए। देखो यहाँ पे जल्दी से, कहीं ट्रांसफर है, इनडायरेक्ट है, नहीं, इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं, इधर देखो इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं, इधर ढूंढो इनडायरेक्ट ट्रांसफर है, देखो ट्रांसफर मिल गया, इनडायरेक्ट ट्रांसफर है, ट्रांसफर मिल गया। ठीक, तो हमें ये पता चल गया कि हो ना हो, आंसर विल बी फ्रॉम ईदर सी और डी, ए एंड बी कैन नॉट बी राइट। अब हमें बस लॉजिक से समझना है स्टेटमेंट के कि इनडायरेक्ट कहाँ है, तो डी पढ़ते हो, ए फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स, ठीक है, एंड सच शेयर्स डेराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स, मिल गया इनडायरेक्ट। डेराइव, डेराइव का मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन डराइव कर रहा है सब्सटेंशियल वैल्यू कहाँ से? जो एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, यानी डायरेक्टली उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बात समझे? डायरेक्टली उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फॉरेन कंपनी ने ट्रांसफर किए शेयर्स, और वो शेयर्स अपनी वैल्यू कहाँ से डराइव कर रहे हैं? एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। डायरेक्टली उन शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई अंडरलाइंग दूसरा एसेट है, वहां से डराइव कर रहा है। डराइव का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट और डराइव आपस में कोरोलरी है, डराइव कर रहा है ना, उसकी खुद की वैल्यू नहीं, किसी और से डराइव कर रहा है, किसी और से मतलब इनडायरेक्ट, बस पता चल गया। अब यहाँ पे भी पढ़ लो, चलो एक बार सी वाला पढ़ते हैं, लेट्स रीड सी। एन इंडियन कंपनी परचेजेस टेंजिबल एसेट्स, तो इंडियन कंपनी ने कुछ टेंजिबल एसेट्स खरीदे फॉरेन कंट्री में, एंड सेल्स दोस एसेट्स, तो ये तो डायरेक्ट परचेज है, फिर डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट ही है सब कुछ, खरीदा एंड देन डायरेक्टली इट सेल्स आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीजेस, तो ठीक है, प्रॉफिट हुआ आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीजेस, एंड ट्रांसफर द प्रोसीड्स टू इंडिया, तो ये तो डायरेक्टली ही हुआ सब, डायरेक्टली पहले खरीदा, फिर वैल्यू बढ़ जाने के बाद डायरेक्टली बेचा, फिर वो पैसा डायरेक्टली इंडिया में ट्रांसफर, इसमें इनडायरेक्ट कहाँ है? खत्म। कीवर्ड एसोसिएशन देखो, इनडायरेक्ट ड्राइव, तो आपको दिख रहा है कि कितने क्वेश्चन कीवर्ड से बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल, तो ये तो सही है भाई, ब्रह्मोस सम्मोस जो खरीदते हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी, तो वो तो कैपिटल ही होता है, केपेक्स है। ठीक है, डेट फाइनेंसिंग कंसिडर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर रेवेन्यू। अब देखो जरा, यहीं पे सीखने वाली बात है, 2021 में इन 2021 प्रीलिम्स देयर वर 3 क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सिमिलर पैटर्न। ठीक है, 3 बार आया था वाइल वाला। वाइल वाले में क्या होता है? स्वैपिंग का केस होता है। अब देखो यहाँ 4 पॉसिबिलिटी होती है, हो सकता है डेब्ट और इक्विटी दोनों कैपिटल हो सकता है डेट और इक्विटी दोनों रेवेन्यू हो सकता है एक कैपिटल एक रेवेन्यू हो सकता है ये कैपिटल वो रेवेन्यू।
तो आप यू कैनॉट बी श्योर, अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो वाइल वाले में कभी गलत सही हो ही नहीं सकते हो 100%, क्योंकि स्वैपिंग वाले स्टेटमेंट, यूपीएससी को स्वैपिंग बनाना पसंद है, तो फिर एल्गोरिदम के हिसाब से यानी ये यूपीएससी ने यही कुछ झोल किया होगा, क्योंकि भाई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, एक जेनेरिक देखो, जब उसको सही बनाना होगा तो कितने अच्छे से लाइन करेगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, बस एक्वायरिंग न्यू कैपिटल टेक्नोलॉजीज कैपिटल। जब गलत बनाना होगा तो वो इतना जरूरत से ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट और उसमें गोल मोल खिचड़ी पकाएगा ही पकाएगा, तो बस वही सीधी सी एल्गोरिदम है, समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, अगेन अभी पीछे हमने देखा था ना, शेयर जो जो ओनरशिप है वो लिमिटेड, जेनरिक स्टेटमेंट, इधर आओ फिर से आओ, ए शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टूवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग्स, दिख रहा है, कभी कभी एवर इन योर लाइफ टाइम क्या ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है? ए शेयर, कुछ भी शेयर हो, मैं कह रहा हूँ 0.1% से लेके 99% तक भी शेयर हो हाउस होल्ड फाइनेंशियल का, अगर ये गवर्नमेंट बोरोइंग की तरफ जा रहा है तो क्या इस स्टेटमेंट को आप गलत बना सकते हो? ए शेयर कितना है नहीं पता, ए, अब चाहे वो शेयर 0.1% हो, ईदर द शेयर इज 99%, दिस स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी ट्रू और नॉट, होगा कि नहीं हमेशा सही? तो क्योंकि वो बनाया ही ऐसा है, यही मैं बार बार कह रहा हूँ, यूपीएससी को जब स्टेटमेंट सही बनाना होगा तो इट विल यूज जेनेरिक वर्ड्स कि ओनरशिप लिमिटेड है, ए शेयर, जब उसको गलत बनाना होगा तो वो फैक्चुअल लिखेगा, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट, dated securities issued at marketplaces, market related rates in auctions form a large component of internal debt. Now pay attention, देखो इधर, अब अगर उसको इसको गलत बनाना होता, लार्ज कंपोनेंट का क्या मतलब, लार्ज की तुम्हारी डेफिनेशन क्या है? जो एफ हैं उनको कितना इन्वेस्टमेंट अलाउ है? 9%, 10% पे तो एफडीआई, तो यानी 10% भी लार्ज है, तो 15% भी लार्ज है, 20% भी लार्ज है, 50% भी लार्ज है, 60% भी लार्ज है, तो लार्ज की कोई डेफिनेशन है? लार्ज की कोई डेफिनेशन है? यानी लार्ज की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, लार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं, तो ये ए शेयर जैसा ही हो गया। अगर उसको गलत बनाना होता तो मैं ये भी बता देता हूँ, इफ यूपीएससी वांटेड टू मेक दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, वो क्या करती, वो बोल देती कि ये जो ऑप्शन होता है इट फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेप्ट, मोस्ट का मतलब क्या हो जाता है? ग्रेटर देन 50%। अब उसने लगा दिया फैक्ट, और फैक्ट हमेशा एग्जाम में क्या होता है? गलत, लेकिन उसको गलत नहीं बनाना था, it intentionally wanted to make a correct statement, because it wanted to make a correct statement it used the word large. Nothing happens by chance in UPSC exam, always remember, nothing happens by chance, because it wanted to make this statement true it used large, if it wanted to make this statement false it will use most, okay, what it will use? Most, समझ में आ रहा है? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच एंड मेक यू अंडरस्टैंड, राइट? तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई, अब ये एल्गोरिदम हमने इतना सीख लिया है कि दोनों जगह कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब बोथ 2 and 3 टुगेदर कैन नॉट बी ट्रू, बोथ 2 and 3 टुगेदर कैन नॉट बी ट्रू, ओनली वन ऑफ देम विल बी ट्रू। एक और चीज हमने सीखी बाय एल्गोरिदम, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज डिफाइन नहीं होती, नथिंग इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, नथिंग इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, so 3 will always be wrong, just eliminate 3. What one more thing we have learned from algorithm, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज डिफाइन नहीं होगी, थिंग्स विच विल नॉट बी डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिफाइंड इन एन एक्ट, तो देखो एक्ट भी दिया है, यही तो एल्गोरिदम है कि कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं होगी बट उसको कहाँ पे यूपीएससी डिफाइन करता है? इन एन एक्ट, तो देखो यहाँ पे एक्ट में डिफाइन भी हो रहा है, तो इसका मतलब 3 तो हमेशा आंसर में गलती होगा, एंड 1 विल ऑलवेज बी ट्रू, तो देखो 3 ऑलवेज गलत, 1 ऑलवेज ट्रू, तो 1 दोनों जगह सही है, तो 1 के साथ 2 तो जा ही रहा है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट सेकंड तो सही होना था, और सेकंड तो सही होना था, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन वाले, तो 1 और 2 का तो खेल खेल मतलब क्लियर हो गया कि 1 and 2 तो ऑप्शन आएगा, एवरीथिंग बॉयज डाउन टू 4। रीड द स्टेटमेंट, पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन, बस, अब इसके आगे क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज, तो भाई इंडिया में तो लॉ बनाने की ताकत पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास ही है ना, किसी भी मैटर पे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट छोड़ दो, कोई भी मैटर हो, इंडिया में लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? पार्लियामेंट, तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जगह कुछ और लिख के आएगा तो क्या ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा? नहीं, तो ये तो हमेशा ही सही होना है, बस आंसर हो गया अभी, ठीक, सिंपल लॉजिक, ठीक है, एन एल्गोरिदम। नेक्स्ट,
विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ध्यान से समझना आप, अगेन सेम लॉजिक, वो जो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, ध्यान से देखना, सेम लॉजिक अगेन आई एम रिपीटिंग। ये जो डेट, ये था ना, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, जस्ट नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। डेट फाइनेंसिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इक्विटी फाइनेंसिंग, रेवेन्यू, फोर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल, फोर पीएनसी पॉसिबल। अब देखिएगा सेम, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट्स, बट बट अब अगर आप, if you are following this algorithm series carefully, what I have been teaching again and again, when UPSC wants to make any statement false, what it will use two words as, कौन से दो वर्ड्स को यूज करेगा, बट या फिर एंड यूज करता है, और उसके बाद क्या बना देता है, गलत। फिर भी देखो, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स या लीगल फर्म्स एडवोकेट्स माने जाएंगे, एंड कॉरपोरेट एंड पेटेंट ये जो है इनको नहीं मानेगा एडवोकेट। चार केस हो गए। अब हो सकता है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स और लीगल फर्म्स तो हों, साथ में ये दोनों भी एडवोकेट्स हों, या हो सकता है इन दोनों ये तो हों, इन दोनों में से कोई एक हो, या हो सकता है ये दोनों ही ना हो। फिर से आ गया चारों ऑप्शन, भाई कुछ भी हो सकता है चारों के चारों हो सकता है चारों के चारों ना हो सकता है कोई इनमें से कोई एक हो, या इनमें से कोई दोनों हो, ये दोनों ना हो, कुछ भी हो सकता है ना भाई। गलत तो यही बनेगा, गलत तो यही बनेगा ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्स तो यही है, डेटा फैक्ट्स यही है, तो यही गलत बनेगा। इधर आओ, bar councils have the power to lay down the rules regarding to legal education and recognition of law। तो बार काउंसिल ही का तो ये काम है, और ये तो हमने पढ़ ही लिया है इतने दिनों में कि जब भी ये फैक्चुअल स्टेटमेंट गलत बनाएगा तो उसके बाद की जो जेनेरिक स्टेटमेंट है, बार काउंसिल के पास ही तो पावर है, वो कपिल सिब्बल वहीं से तो निकले हैं अभी। बार, अगर आप थोड़ा भी करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो कपिल सिब्बल अभी सीजीआई के साथ है ना, सीजीआई उनको कॉन्ग्रेचुलेट्स कर रहे थे, वो बार काउंसिल के ही तो चुने गए थे अध्यक्ष। बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल, तो ये तो जेनरिक स्टेटमेंट है, बस हो गया। ठीक, अब किसी को नहीं पता एग्जाम कंडीशन बार काउंसिल्स क्या है, लेकिन वही है, एल्गोरिदम पता है तो बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ, नहीं भाई ये नहीं होता है। मनी बिल या फाइनेंस बिल जो टाइप की चीजें होती हैं उनमें प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है। दिस इज हार्ड कोर स्टैटिक नॉलेज, तो स्टैटिक से ही बनाना है, पॉलिटी में ये सब मत कीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट, ये भी सही है, ये तो अमेंडमेंट करके डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें पता ही होना चाहिए। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी, नो, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, यहाँ पे देखिए, जो 75% ऑप्शन है वो कैसे हैं, 75% इवन और 25% ऑड, तो हमें पता था ऑल तो करेक्ट हो नहीं सकता, तो कोई एक तो गलत होना ही था। तो बस जब इतना एल्गोरिदम से पता है कि ऑल करेक्ट नहीं हो सकता तो बस काम आसान हो गया, किसी एक को तो हमें काटना ही है। ठीक है, स्टैटिक से बन जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन वाले स्टेटमेंट क्या बनते हैं, गलत। एक बात, पहला रेड फ्लैग। क्लासीफाइज द मिनिस्टर्स इनटू फोर, फोर क्या है, डेटा, तो लो भाई दूसरा रेड फ्लैग कि कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीजें हमें पता है यूपीएससी बनाता है गलत, और डेटा फोर तो ये भी बनाता है गलत, तो उस हिसाब से ये गलत होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी तो डेटा है, यहाँ भी तो डेटा है 15%। अब जब दो स्टेटमेंट में डेटा होता है, ये भी एल्गोरिदम का हिस्सा है, तो दोनों एक साथ यूपीएससी सही नहीं बनाता। अब आप कहोगे ये भी गलत, तो ये भी गलत नहीं करना है। हमने एल्गोरिदम में क्या सीखा है कि दो स्टेटमेंट में जब डेटा होता है तो दोनों यूपीएससी सही नहीं बनाता है, दोनों यूपीएससी गलत नहीं बनाता है, कोई एक सही कोई एक गलत। अब दो जगह डेटा है लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी तो है, कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीजें भी यूपीएससी क्या बनाता है, गलत। तो बाय एल्गोरिदम इसका मतलब ये गलत रहा होगा, ये सही। देखो लॉजिक से तो बन ही सकता, और ये पता भी होना चाहिए आपको 91st अमेंडमेंट एक्ट है, और ये एक नहीं, मेरे ख्याल से ये 5th बार यूपीएससी ने पूछा है। जब आप पीवाईक्यू लगा लोगे दृष्टि आईएएस से पीडीएफ या बुक से तो आपको समझ में आएगा 5th बार पूछा, तो मुझे तो याद ही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एल्गोरिदम से कैसे बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, चलो जल्दी लिख रहेंगे। नाउ विल गो थ्रू क्विकली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा, तो भाई ये पॉलिटी फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। टू रेटिफाई, नहीं नहीं नहीं, ये तो दोनों करेंगे, बहुत राज्यसभा है, तो ये वन काट दो। ठीक है, सेकंड, पास ए मोशन नो कॉन्फिडेंस, तो ये तो बात सही है, तभी तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इम्पीच नहीं, इम्पीच तो दोनों करते हैं। ठीक है, तो बस यही आंसर हो गया। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे सवाल है तो दोनों तो सही नहीं बनेंगे। विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, तो दोनों सही नहीं, दोनों गलत नहीं। नेक्स्ट देखो जरा, लॉ स्पेसिफाई करता है नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट, देखो कैन नॉट वाली यूपीएससी चीजें गलती बनाता है मोस्टली, मेजरली, ऐसा नहीं हमेशा लेकिन मोस्टली।
एनी भी लिखा है, कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ, डेटा भी है भाई, यही गलत होना है। मुझे पता है एल्गोरिदम से यही गलत होना है, और अगर आप फैक्चुअल नॉलेज से जाओगे तो क्वेश्चन ये है कि क्या है, लॉ स्पेसिफाइज दैट ए नॉमिनेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी विद इन 6 मंथ, जबकि लॉ ये कहता है कि अगर ज्वाइन करना है तो विद इन 6 मंथ्स ही करना है, ये तो फैक्ट है। लेकिन एल्गोरिदम से अगर जाने जाओगे तो कैन नॉट भी है, एनी भी है, डेटा भी है, यही गलत है। नेक्स्ट, लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रोसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड डिफेक्शन, यही तो बात है। सब कुछ स्पीकर के हाथ में है, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है, तो स्पीकर क्या करता है, पार्टी लाइन को टो करता है। तो इसीलिए अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट फॉलो किए होंगे, थोड़ा भी अगर मेंस पढ़ा है, तो जो नबम राबिया केस है उसमें यही तो बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टाइम बाउंड मैनर में ट्रिब्यूनल के थ्रू ये सब काम हो जाना चाहिए, और विद इन 3 मंथ स्पीकर को जजमेंट दे देना चाहिए। बट अगर आप वो याद करोगे तो वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। लैंग्वेज यहाँ क्या बनी, लॉ। लॉ मतलब जो पार्लियामेंट ने बनाया है, और ये किसने, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन। तो लॉ तो अभी भी वही है ना, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो इसलिए कोई भी मन में एम्बिगुटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, देखो पहले तो एंड लग गया, आर द ओनली ऑफिसर्स हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट, तो भाई ये ओनली क्यों है, खाली यही क्यों अलाउ करेंगे। और दूसरी बात, हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा है, ठीक है, फिर स्टेट के लिए जो होते हैं वो पढ़े। सॉलिसिटर जनरल का कोई चैप्टर है पॉलिटी लक्ष्मीकांत में, जब नहीं है तो इसका मतलब सॉलिसिटर जनरल कहाँ से आ जाएगा, अटॉर्नी जनरल इंडिया के एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है। सोलिसिटर जनरल कहाँ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब बस पॉलिटी पढ़ा है हमने, हमें पता है पॉलिटी में ये नहीं है, दो दो रेड फ्लैग भी हैं। एंड यूपीएससी को गलत क्या करना होता है, तो वो दो वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ देता है क्वेश्चन में। ये तो हमने एल्गोरिदम में सीख लिया ना, या तो एंड या बट, वो भी दिख रहा है, ओनली भी दिख रहा है, यही गलत है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आगे पढ़ने की भी जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन वाले यूपीएससी क्या करता है, स्टेटमेंट गलत, बस सीधे आंसर डी हो गया। चलो पढ़ लेते हैं फिर भी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के हिसाब से होता है ना, तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू रेट्स, भाई दिख रहा है, एक मिनट, 1 सेकेंड, आर यू एबल टू सी नाउ, सेम पैटर्न रिपीट, विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट रेट्स। तो इसका मतलब क्या है, विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जब होता है तो तीनों स्टेटमेंट यूपीएससी सही नहीं बनाता है। जब विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है तो यूपीएससी विल नॉट मेक all the three statement correct, ठीक, one of the statement all correct will not be possible, this much we know from algorithm, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नाउ यहाँ पे भी मेंडमस की बात हो रही, इन द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल्सो यूपीएससी इज टॉकिंग अबाउट मेंडमस, इन सेकंड स्टेटमेंट ऑल्सो यूपीएससी इज टॉकिंग अबाउट मेंडमस, एंड लैंग्वेज ऑल्सो, रीड द लैंग्वेज, मेंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट, मेंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट, डू आई नीड टू टेल यू एनीथिंग फर्दर माय डियर फ्रेंड्स, 1 and 2 cannot go together, 1 and 2 cannot go together, then 3 will always be true, you don't need to worry about it. What about 1 and 2 individually? यहाँ पे कह रहा है मेंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद ए पब्लिक ड्यूटी, यानी मेंडमस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं लगेगी, अगर उसके खिलाफ पब्लिक ड्यूटी है तो ही लगेगी, तो पब्लिक काम कर रहा है तो लगना भी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, ठीक, तो ये तो सही मत लग रहा है, इट मेक सेंस। मेंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, नाउ दिस इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो भी उसके खिलाफ मेंडमस नहीं लगेगी, तो भाई इसकी गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग हाउ विल द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट विल बी इंश्योर्ड, है ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही लग रहा है, ये गलत लग रहा है, तो बस आंसर आ गया 1 and 3, ठीक है, एल्गोरिदम से नहीं भी पता मेंडमस तो भी बना दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए भाई, विद रेफरेंस टू आयुष्मान, देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को अगर आपको मेरी विद रेफरेंस टू वाली ट्रिक नहीं पता है, इफ यू डोंट नो द एल्गोरिदम विद रेफरेंस टू, देन यू विल फेस ट्रमेंडस डिफिकल्टी। देखो भाई, विद रेफरेंस टू है, तीन स्टेटमेंट, तीनों कभी सही नहीं होंगी, बस काट दो, ठीक है। अब तीनों स्टेटमेंट अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट, तो एंड जब भी है ऐसा नहीं कि हमेशा, बट पॉसिबिलिटी है कि गलत हो, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे लिखा है मस्ट अडॉप्ट, अब मस्ट, पब्लिक हॉस्पिटल तो ठीक है गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, प्राइवेट को आप कैसे फोर्स कर सकते हो, अगर ऐसी नीतियां बनाओगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं, तो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो कोई अपने हॉस्पिटल खोलेंगे यहाँ कैंसर के, नहीं खोलेंगे, तो बात समझ रहे हो, तो ये गलती लग रहा है भाई हर तरफ से, लेकिन फिर भी हम शक की नज़र से देखते हैं। दूसरे पे आओ, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ सिटीजन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली, तो आप किसी को फोर्स कैसे कर सकते हो, मान लो किसी को भरोसा ही नहीं पोलियो के टीके पे या किसी चीज़ पे,
तो आप फोर्स तो नहीं कर सकते हो ना, इंडिया डेमोक्रेसी, एवरी सिटीजन। हो सकता है सही भी हो, बट ठीक है, शक की नज़र से। तीसरा पढ़ो, इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस कंट्री। अब ये होते हैं जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, क्या? जेनेरिक जेनेरिक स्टेटमेंट। क्या कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्या कभी ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है? इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी, इसमें गलत होने जैसा कुछ भी है नहीं। तो जब इसमें गलत होने जैसा कुछ भी नहीं है, आज नहीं 100 साल बाद भी ये सही होगा। भाई बना ही ऐसा, सीमलेस पोर्टेबिलिटी है, ठीक है। तो थर्ड तो सही होना है। वन हमने एल्गोरिदम से काट दिया विद रेफरेंस टू, थर्ड सही होना है यूपीएससी के, वो भी पता चल गया स्टेटमेंट पढ़ के, तो इसका मतलब ए भी एलिमिनेट हो गया। अब हमको जब ए एलिमिनेट हो गया क्योंकि थ्री सही होना था, तो ये तो पता चल गया भाई सेकंड गलत है, यानी एवरी सिटीजन तो नहीं होगा, एक बात। अब बचा सिर्फ वन में कंफ्यूजन। अब वन में हमें पता है दो दो रेड फ्लैग हैं, एक तो एंड वाला भी है और एक मस्ट वाला भी है, और ये सेकंड सिटीजन जैसे ही गलत हुआ, जब एवरी सिटीजन एनरोल नहीं हो रहा है, तो यानी यहाँ डेमोक्रेसी वाली लाइन ली जा रही कि डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स देके जा रहे हैं, एवरी सिटीजन को जब फोर्स नहीं किया जा रहा है, तो हॉस्पिटल को कैसे फोर्स किया जाएगा? मस्ट वाली लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर हिंट लेके जाओगे तो आंसर बन जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, विद रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या है। कह रहा है, एज पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। नहीं पता भाई, हो सकता है सही हो। ठीक है, नेक्स्ट। देर इज अ मैंडेटरी। भाई मैंडेटरी क्या होता है? चलो फिर भी पढ़ते हैं। द इलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी यानी जैसे फिलहाल कांग्रेस है या फिर रूलिंग पार्टी। भाई मैंडेटरी तो कुछ नहीं होता है। अगर आप देखोगे 2019 से 2024 की लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर था ही नहीं। जब डिप्टी स्पीकर, इसीलिए तो पूछा 2021 में, 5 साल जो मोदी गवर्नमेंट रही 303 वाली, ठीक है, उसमें कोई डिप्टी स्पीकर ही नहीं था। तो अगर मैंडेटरी प्रोविजन है तो डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं था? तो इसी बात की तो क्रिटिसिज्म थी, यानी ये स्टेटमेंट तो गलत है। नेक्स्ट देखो, द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील। ये तो बात तो सही है, ये तो हमने राज्यसभा में भी पढ़ा है। जो उस चेयर पे बैठ गया उस समय के लिए, तो बस वही है सर्वे सर्वा, और उसकी बात को काट नहीं सकते हो। ही इज द सुप्रीम बॉडी। ठीक है, उस समय ही इज द सुप्रीम पर्सन। Next, the well-established parliamentary practice against the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। दिख गया भाई, बोल दिया ना स्पेसिफिक, आ गया ना, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स आने लगे। एक तो स्पेसिफिक कर दिया स्पीकर ही करेगा और सेकेंडेड बाय पीएम ही करेंगे, फैक्ट्स आ गए। अब हो सकता है यहाँ स्पीकर ना हो सकता है यहाँ पीएम ना हो, दोनों में से कोई एक भी गलत हो गया तो नहीं पता एग्जाम कंडीशन में, क्या इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे? साफ साफ दिख रहा है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर एल्गोरिदम को देख के कि दिस स्टेटमेंट विल हैव टू बी फॉल्स। हो सकता है यहाँ प्राइम मिनिस्टर ना हो सकता है या स्पीकर ना हो, कुछ तो चेंज होगा। ये भी देख के पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट सेकंड ऑल्सो कैन नॉट बी ट्रू। सो 2 और 4 हमें पता है श्योर शॉर्ट गलत है। 3 सही होना चाहिए, 1 पता नहीं, तो 2 और 4 गलत के हिसाब से देखते हैं। 2 और 4 हैज टू बी रॉन्ग, 2 और 4 रॉन्ग, 2 रॉन्ग, 4 रॉन्ग। सी, बाय एलिमिनेशन वी हैव रीच द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन। देखो, इफ यू नो इट, ये इट इज गिवन इन पीएमएफआईएस। राइस में मीथेन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है, मतलब ये फैक्चुअल चीज़ है। अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। अगर नहीं भी पता, कोई बात नहीं, इवन इफ यू डोंट नो दिस, लेट्स सी हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। जस्ट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। System of rice intensification of cultivation in which alternate wetting and drying of rice fields, ठीक है, practice results in, ठीक है। लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, तो ये तो अच्छी चीज़ है। अगर सीड रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो गई तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, इट इज़ गुड। रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन, इट इज़ ऑल्सो गुड। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, दिस इज ऑल्सो गुड। सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन इन विच alternate वेटिंग एंड ड्राइंग फील्ड्स इज प्रैक्टिस, सो इट मीन्स ये कुछ नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है और उससे अच्छा ही हो रहा। सब सीड रिक्वायरमेंट कम हो गई, मीथेन प्रोडक्शन कम हो गया, ये भी कम हो गया। बट ऊपर क्वेश्चन क्या था? ऊपर का क्वेश्चन देखोगे तो राइस के बारे में था और मीथेन के बारे में था, पूछ रहा था ना मीथेन सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है। नीचे देखो सेम क्वेश्चन का आंसर दिया है कि नहीं दिया है। अब क्या ये यूपीएससी ने एकदम से दे दिया, उसको पता नहीं थी? नहीं। अगर आप एल्गोरिदम सीरीज
फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही ये एक ट्रेंड है, 2019 से चलता आ रहा है। 100 गौरा याद आ रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, 2023 में ये ट्रेंड दोबारा रिपीट होगा, और एक नहीं दो दो क्वेश्चन में होगा। जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन पेपर बना था जब कट ऑफ चली गई थी मेरे ख्याल से 76, उस इतने टिपिकल क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न के दो क्वेश्चन, यानी 4 मार्क्स फ्री वर फ्री अवॉर्डेड बाय यूपीएससी। इफ यू अंडरस्टैंड दिस एल्गोरिदम, नथिंग हैपेंस बाय चांस। ये सब एक एल्गोरिदम है। यहाँ मीथेन है और आपको नहीं पता यहाँ कुछ है, तो यहाँ देखो फिर से मीथेन दिया है और फिर से राइस दिया है, ठीक है। इट इज नॉट बाय एक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, एनीवे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। तो ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। लेक विक्टोरिया तो हम पढ़ते ही, इट इज़ वेरी फेमस लेक, तो ये तो है अफ्रीका में, तो ये तो भाई ड्राई तो नहीं हुई होती तो पता ही चल जाता। इतनी बड़ी लेक है, ये तो कभी ड्राई हो भी नहीं सकती, तो ये तो भूल ही जाओ। वोल्टा तो हमने पता है, वोल्गा जैसा नाम है, तो ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। अब मैंने, अगर आपने सीरीज केयरफुली फॉलो की हो तो इस साल 2024 में ऐसे 4 क्वेश्चन आए थे एग्जॉटिक ऑप्शन वाले। 2024 में मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है। स्ट्रेटजी वीडियो में भी बताया 2023-24 की, 2023-2024 स्ट्रेटजी वीडियो में भी ये बार बार समझाया मैंने, ठीक। क्या बताया था, जब भी कोई ऐसा ऑड वन आउट आउट ऑफ द ब्लू ऑप्शन आए जो आपने 10 जन्म में नहीं सुना, विच यू हैव नॉट हर्ड, ठीक, एनी टाइम, देन यूपीएससी एग्जामिनर विल नॉट टेक सो मच पेन, इतना ज़्यादा पेन नहीं लेगा कि कहीं से फ्रॉम समवेयर ही विल फाइंड such a statement or such a word which you have never heard in your entire lifetime, that he will try to find out such words and put it in your examination so that it can be made wrong. No, 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 he has made, if he has done so, तो उसकी इतनी मेहनत इसीलिए है ताकि आप उसको अप्रिशिएट कर सकें और उसको एग्जाम में आप टिक करेक्ट कर सकें, ठीक है। इतनी मेहनत वो इसीलिए करता है ताकि आप उसको आइडेंटिफाई करके कुछ नहीं करें, अप्रिशिएट करके सही मान लें। इतनी मेहनत इसलिए नहीं करता है कि वो कहीं से ढूंढ के ला के गलत बना दें, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन वैसे बन नहीं सकता, फैक्चुअल है, साउथ इंडिया का है और इतना सब हमें नहीं पता होता, लेकिन इसको मैंने एग्जाम कंडीशन में कैसे बनाया था। देखिए, जो ये गंडी कोटा है, आई डोंट नो इवन इफ इट्स प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट, बट इट इज साउंडिंग मोर लाइक, ठीक है। अगर इसकी राइमिंग करें तो एक पापी कोंडा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पापी कोंडा। ये गंडी कोटा कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है, पापी कोंडा पढ़ा है हमने, तो ये कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है, गंडी कोटा, पापी कोंडा, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता था कि पापी कोंडा आंध्र प्रदेश में होता है, वेयर इट इज, आंध्र प्रदेश, ठीक। तो इसका मतलब दैट मीन्स गंडी कोटा शुड ऑल्सो बी समवेयर इन द आंध्र प्रदेश, बट कावेरी, कावेरी फ्लोज थ्रू वॉट, कावेरी तो वहां बहती तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तो इसका मतलब कावेरी तो नहीं होना चाहिए। तुंगभद्रा तो हमने पढ़ा ही है, ये कृष्ण, ये उधर है कर्नाटका में, है ना, तुंगभद्रा, तो ये तो नहीं होगा विजयनगर एम्पायर में। अब जो मंजरा है, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, मंजरा इज गोदावरी, ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, तो बाय डिफॉल्ट, although I did not know the correct option, by default the guess option should have been Pennar, and Pennar was the right option, ठीक है। So by logical elimination you can come to this option. Again I will say, if you don't know such a statement then don't take risk. Again I am recommending, इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं है, योर कट ऑफ विल, मतलब इसकी वजह से आपका कट ऑफ नहीं रुकने वाला है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना, अगर समझ पा रहे हो उस लेवल का लॉजिक तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो जस्ट लीव इट एंड मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये सारे पीक्स है, कंसिडर फॉलोइंग पीक्स। तो देखो, अब देखो, एग्जाम कंडीशन में और कुछ आपको पता हो ना पता हो भाई, ये नो क्रैक पता होना चाहिए। ये नहीं पता है ना, देन यू आर कमिटिंग कार्डिनल सिन। क्यों? क्योंकि कम से कम नहीं तो 5 बार तो मैंने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है कि नो क्रैक वो पूछ चुका है, और क्योंकि 5 बार आ चुका है तो मुझे पता भी है कि ये मेघालय। तो क्या सब कुछ पढ़ना है? नहीं, पीवाई क्यों ही पढ़ लो भाई। नो क्रैक 5 बार आ चुका है कि दिस इज रिलेटेड टू मेघालय, नाउ आई नो दैट इट इज रिलेटेड टू मेघालय, सो 3 कैन नॉट बी करेक्ट। इफ 3 cannot be correct then 2 has to be correct, then नंदा देवी तो कुमाऊं में ही होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। नमचा बरवा, अब ये चीजें याद करने की क्या ट्रिक थी, अगर इसको तोड़ने की कोशिश करोगे, नमचा, तो व्हाट डज इट सिग्निफाई, एक तरीके से इट इज साउंडिंग लाइक नेम चेंज, है ना। अपने मन से इफ वी अपेंड ई, नेम चेंज, विच कंट्री डज नेम चेंजिंग,
नेम चेंजिंग, ये नाम बदलने का काम कौन करता है? चाइना करता है। तो चाइना कहाँ पे क्लेम है? चाइना का क्लेम तो उस तरफ है ना भाई, अरुणाचल में। अरुणाचल के नाम बदलता है गाँव के, तो इसका मतलब ये नमचा बरवा इज रिलेटेड टू अरुणाचल। ठीक है, तो ये याद रखना ट्रिक। नेम चेंज का काम कौन करता है? अरुणाचल में चाइना, क्योंकि नेम चेंज चाइना करता है, तो ये कहाँ पे है? हमारी अरुणाचल में। ठीक है, तो बिकॉज इट इज़ इन अरुणाचल, तो गढ़वाल इज इन उत्तराखंड, तो ये गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो आज का ऑप्शन यहीं तक रखते हैं। आई होप इससे कुछ लर्निंग आपको ड्राइव होगी। थैंक यू वेरी मच।